हाँ टेनिस। जय हिंद। आज हम लोग 10th क्लास के एनसीईआरटी का जो मैथ है उसमें हम लोग तीसरा चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा जो चैप्टर है वह दो सरल रेखीय समीकरण है और उसमें किस प्रकार से ग्राफ के माध्यम से हम लोग किसी भी समीकरण को हल करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग आज देखते हैं इसमें कि लिखा हुआ है कि रेखीय समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ग्राफीय विधि से जो हल हम लोग करते हैं तो इसमें देखिए कहता है कि एक रेखीय समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है, जिसका कोई हल नहीं होता है। तो रैखिक समीकरणों का असंगत इनकंसिस्टेंट युग्म कहलाता है। यानी कह रहा है कि जिस रैखिक समीकरण का अगर कोई हल नहीं प्राप्त होता है तो रैखिक समीकरणों का हम असंगत हल कहेंगे, असंगत युग्म कहेंगे। क्या कहेंगे? यानी वैसे रैखिक समीकरण जिसके माध्यम से कोई हल प्राप्त नहीं होगा उसको हम लोग असंगत युग्म कहते हैं, असंगत युग्म कहते हैं। और कहता है कि एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है, जिसका हल होता है उसे रैखिक समीकरणों का संगत युग्म कहते हैं। यानी जिसका हल होगा वो संगत कहलाएगा, जिसका हल नहीं होगा उसको हम लोग असंगत कहते हैं। और यहाँ देखिए तुल रैखिक समीकरणों के एक युग में अपरिमित रूप से देखिए अनेक हल होता है। क्या बोल रहा है? अनेक हल होते हैं। तो इस युग्म को दो चर के रैखिक समीकरणों का आश्रित कहते हैं। यानी कहता है कि एक जिसका हल प्राप्त होगा वो संगत होगा और जिसका हल प्राप्त नहीं होगा उसको असंगत कहेंगे। और जिसका अनेक हल प्राप्त होता है उसको हम लोग आश्रित कहते हैं, डिपेंडेंट युग्म कहते हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रैखिक समीकरणों का आश्रित युग्म सदैव संगत होता है, सदैव संगत होता है। कैसा होता है? सदैव संगत होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि दो चर में एक रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं के व्यवहार को तथा हल के अस्तित्व होने को निम्न प्रकार से एक सारांश के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पे अब देखिए पॉइंट में दिया गया है कि रेखाएं बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है। रेखाएं बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है। प्रतिच्छेद के मतलब होता है कि जब दो रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो इस स्थिति में हम लोग देखेंगे कि कौन सा समीकरण होगा। तो इस स्थिति में समीकरण युग्म अद्वितीय हल होता है। कैसा हल होता है? अगर रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो समीकरण युग्म क्या होगा? अद्वितीय हल होगा और अविरोधी समीकरण युग्म कहलाता है, अविरोधी होगा। यानी अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी होगा तो समीकरण का युग्म अविरोधी कहलाएगा या इसी को हम संगत कहेंगे। ठीक है। अद्वितीय हल यानी एक हल प्राप्त होता है, एक से अधिक हल प्राप्त नहीं होगा। दूसरा केस में कहता है कि रेखाएं समांतर हो सकती है। रेखाएं इस प्रकार से रेखाएं समांतर हो सकती है। समांतर के मतलब कि दोनों रेखाएं के बीच की दूरी बराबर हो, उसको हम लोग समांतर रेखा कहते हैं। इस रूप में प्राप्त होता है तो समीकरणों का कोई हल नहीं होता है। अब जानना अभी बताए हैं कि जिसका हल नहीं होता है वह असंगत,
और जिसका हल होता है उसंगत, और इसी को हम लोग प्रतिच्छेदी वाला को अविरोधी भी कहते हैं। उसके बाद कहता है, देखिए रेखाएं संपाती हो सकती है। रेखाएं कैसा हो सकता है? संपाती। और इस स्थिति में जब संपाती के केस आएगा तो समीकरणों की अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होता है। समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होता है। यानी हमको तीन कंडीशन मिला, ये अद्वितीय रूप से एक हल, दूसरा में कोई हल नहीं, और तीसरा में अनेक हल। पहला एक हल, कोई हल नहीं, और अनेक हल। और इसका क्या कहलाएगा? आश्रित होगा, यानी संगत समीकरण युग्म होगा। अगर समीकरण का युग्म पूछेगा तो संगत होगा या आश्रित कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए समीकरण दिया गया है, x माइनस 2y बराबर 0। यहाँ तीन समीकरण है, देखिए और इसका हम a1 बाई ए टू, b1 बाई b2, c1 बाई c2 के मानों को लिखेंगे और उनकी तुलना करेंगे। a1 b1 c1 और a2 b2 c2 व्यापक रूप में दिए गए समीकरणों को गुणांकों के रूप में हम क्या करेंगे? व्यक्त करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे ई मुख्य रूप से है, यह मुख्य रूप से है। यहाँ पे जो तीन गो समीकरण दिया गया है कि यहाँ पे जो देखिए a1 b1 c1 और a2 b2 c2, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा इसमें भी a1 b1 c1 a2 b2 c2 a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब इस प्रकार से हम हल करेंगे तो अनुपात में अभी देखे हैं कि अगर यहाँ पे a1 का मान देखा जाए तो a1 का मान हो जाएगा 1/3, 1/3 में हो जाएगा 3। अब यहाँ देखिए b1 बाई b2 के मान निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस के 2 हो जाएगा और माइनस के 4 हो जाएगा। तो देखिए बराबर इशू नहीं आ रहा है, तो ये बराबर नहीं है, इस प्रकार से है। तो इस समीकरण में कितना आ रहा है? देखिए a1 बाई a2 निकाले तो 1/3 आया, b1 बाई b2 तो -2/4, c1 बाई c2 पहले बराबर नहीं है। a1 बाई a2 b1 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अगर यह अनुपातों की तुलना किया जाए तो इस रूप का अगर हमको प्राप्त होता है तो ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेद होगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होगा। बीजगणितीय निरूपण में कहेगा केवल एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। अगर मान के चलिए कि आपको a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 आता है, तब इसका ग्राफीय निरूपण संपाती रेखाएं होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। आप जानते हैं कि जिसका अनेक हल होता है उसको उसका समीकरण का युग्म कैसा होता है? तो संगत समीकरण का युग्म होता है। और जिसका a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 रहेगा तो रेखाएं समांतर होगा और कोई हल प्राप्त नहीं होता है। और जिसका हल नहीं प्राप्त होता है वैसे समीकरण को हम कहते हैं असंगत समीकरण युग्म, यानी समीकरणों का युग कैसा होगा? असंगत होगा। अब देखिए दो समीकरण अगर इस प्रकार से देगा इस चैप्टर में, और इसी समीकरण के माध्यम से हम किसी भी को एक्स वाई को हम ग्राफीय निरूपण में बता सकते हैं कि एक्स वाई का मान क्या आ गया। तो यहाँ पे देखिए पहला है प्रतिच्छेद करती है। तो अगर रेखाएं प्रतिच्छेद करता है इस प्रकार से, अगर प्रतिच्छेद करेगा एक ही बिंदु पर तो अनुपात a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होता है। अगर संपाती रहेगा तो a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 रहता है। अगर समांतर रेखाएं हैं तो समांतर रहेगा तो a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, और इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। उसके बाद इसमें एक हल होगा, एक हल होगा, एकरा में अनेक हल होगा, यही आपसे पूछ सकता है।
आपसे ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा। और दो सरवरा रेखीय समीकरण में हल करने की तीन विधियां हैं। पहला प्रतिस्थापन विधि पढ़ना है, दूसरा है विलोपन विधि पढ़ना है, तीसरा पढ़ना है वज्र गुणन की विधि के बारे में पढ़ना है। तो आइए आज हम दो सरवरा रेखीय समीकरण का हम लोग थ्योरी देखे हैं, और अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग 3.1 का प्रश्नावली देखेंगे और किस प्रकार से हम लोग ग्राफ खींचेंगे। तो आज भर इतना ही रहेगा। जय हिंद।